ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिश विद स्टडी। अतरिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जो भी नए नए मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और इसमें ईवीएस के, केवीएस के लिए, सीटेट के लिए और अन्य प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए वो चुनिंदा प्रश्नों का समावेशन किया गया है। एक एक बड़ी मेहनत से छांट छांट करके वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए और पूरी वीडियो पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि आपके कितना स्कोर रहा इसमें। क्यों एक बहुत अच्छा स्कोर ऊपर ले जाने के लिए केवीएस में हिंदी का और ईवीएस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और यानी कि साइकोलॉजी पेडागोजी का। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट, रीजनिंग्स और कंप्यूटर, इस पर वीडियो बन रही है, इस पीडीएफ पे, और बाकी काम चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपनी क्लास को करते हैं प्रारंभ। और अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। यस, क्वेश्चन तो यस आने लगे, आंसर आने लगे। यस, वेरी गुड आंसर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जो पृथ्वी होती है, हमारी अर्थ है, इसके जो अंदर की जो भीतर की हलचल है उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूवैज्ञान के द्वारा, भूकंप विज्ञान के द्वारा, प्लेट वृत्तनिकी के द्वारा, सरमाप लिख के द्वारा। किसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यस, वेरी गुड, जल्दी बताइए दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? यस, बिल्कुल सही। यस, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। पृथ्वी की भीतर की जो परत है उसके हलचल का जो किया जाता है भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, भूकंप विज्ञान में भूकंपी जो लहरें होती हैं उसमें सिस्मोग्राफ के द्वारा, उस समय जब ये भूकंपित तरंगें आती हैं उसमें सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आती है कि पृथ्वी की हलचल यानी कि सिस्मोग्राफ, जब भूकंपीय तरंगें आती हैं उनको हम किससे नापते हैं? तो किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा। ये भी क्वेश्चन लिख लेंगे, सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम इस यंत्र के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ये क्या कहलाती है? भूकंप विज्ञान कहलाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। क्वेश्चन ज़्यादा है थोड़ा, अब व्याख्या कम देंगे और क्वेश्चनों को सारे अटेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। बताइए दोस्तों कौन सा है? यानी कि जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है इसका प्राकृतिक जो अधिवास हैं हमारे, उनके संरक्षण यानी कि उनके रखरखाव के लिए, उनके प्राकृतिक वातावरण में जो प्रजातियां हैं उनके जीवन के उन अनुकूल जनसंख्या को रखरखाव की कौन सी प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? यानी क्रोड संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण। जल्दी बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, यस यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोड संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी अपस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी परिधीय संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण। जल्दी बताइए। तो ये जो होगा मतलब हमारे पारिस्थितिक तंत्र में तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, उनके प्रकृति वातावरण में प्रजातीय जीवन सक्षम के द्वारा उनके अनुकूल बनाए रखने के लिए स्वस्थानीय। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का सही आंसर है, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। वेरी गुड, स्वस्थानीय संरक्षण जो है ये काफ़ी सही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ में थोड़ा सा बता देंगे आपको, जैसे कि ये है राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जीवन अभ्यारण्य हो गए,
है ना। जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र हो गए, वनस्पति जीव जंतुओं के प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करना। अगर ये वाली बात भी कहीं भी आपको दिखाई दे जाए, अगर किसी राष्ट्र का संरक्षण के लिए, किसी वन्य जीव संरक्षण के लिए, अभ्यारण्य के लिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए किस प्राकृतिक संरक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो स्व स्थानीय संरक्षण का, जो प्राकृतिक चीजों का रख रखाव होता है वो स्व स्थानीय में आता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? बताइए दोस्तों। रागी, चावल, गन्ना, जूट। यस, वेरी गुड, जल्दी बताइए। रागी, चावल, गन्ना, जूट, कौन सी फसल मतलब कौन सा उपयोगी है? बस, तो इसमें हमारा ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। उपयोगी होगा इसमें हमारा जो कि शुष्क स्थानों पर, जो मरुस्थलीय स्थान होते हैं वहाँ पर हम इसको रागी का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है अधिकतर, ये भी ध्यान रखेंगे। ये तो है कि मतलब रेगिस्तान जो कि शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से 20 इंच से बस अंश 20 इंच से भी वर्षा कम होती है, उन इलाकों में इसको, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क स्थानों पर शुष्क कृषि के लिए बहुत अच्छी खेती है। और ये अधिकतर एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा होती है, ठीक है। इस अफ्रीका देश में और इथोपिया में भी होती है, ठीक है। और भारत में काफ़ी समय से भी भारत में भी हो रही है, 4000 वर्ष पहले से भारत में भी हो रही है। तो ये रागी है। चावल के लिए तो पानी की जरूरत ज़्यादा होती है, गन्ना के लिए भी ज़्यादा होती है, जूट के लिए भी ज़्यादा होती है। जूट कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में। गन्ना उत्तर प्रदेश में। चावल कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है बताइए? पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जायद की फसल। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहें जायद की कृषि, जायद जायद कृषि ऋतु डॉट 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 यानी कब से कब तक होती है, ये आपको बताना है जायद की फसल के बारे में। यस, तो जायद की जो फसल होगी कब से कब तक होगी बताइए दोस्तों। यस, जायद की कृषि ऋतु किस ऋतु से किस ऋतु की तक होती है, और जायद के अंदर को कौन कौन सी ये आती हैं? यस, बताइए जल्दी। को आंसर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, जल्दी बताइए। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा होगा जायद कृषि ऋतु जो तब तक होती है, कब से? जायद में अधिकतर जो फसलें आती हैं, जायद में मूंग, मैं लिख देता हूँ मूंग, मूंग इसी में आती है। मूंग हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, उड़द है, तरबूज है, खीरा ककड़ी है। मतलब कि जो गेहूं कटने के बाद जो फसल आ जाती है मार्च से जून के बीच में, जून सितंबर से, जून से मतलब कि मार्च के बाद जो पैदा अप्रैल जून में जो स्टार्ट हो जाती है, ये जो फसल अधिकतर जो आती है ये आपकी इसी में तैयार हो जाती है, ठीक है। तो मूंग, उड़द, तरबूज, खीरा ककड़ी, ये जायद की फसलों के ही बीच में आती हैं। अब बात आती है कि हम यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें रबी इसमें अक्टूबर से जनवरी के बीच में जो बोई जाती है, ये फसल बोई जाती है रबी की फसल। इसमें कौन सी? रबी की फसल। इसमें हम रबी की फसल बोते हैं, ठीक है। कौन सी फसल? रबी की फसल बोते हैं। और रबी की फसल अक्टूबर से जनवरी के बीच में माह में बोई जाती है। और इसमें कौन कौन सी, जैसे कि जो अभी चल रही है, यानी गेहूं रबी की फसल में, चना, मटर, सब इसी की फसल यही है, रबी की फसल में ही आते हैं। सरसों, इम्पोर्टेंट, सरसों रबी की फसल में ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। सरसों इसी में आएगा। अब बात आती है इस वाले की कि मतलब जायद की हो गई, रबी की हो गई, खरीफ की। मतलब जून जुलाई सितंबर में, जून जुलाई सितंबर में जो बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई सितंबर में जो फसल में बोई जाती है, और ए वाली, इसमें कौन कौन सी, इसे बोलते हैं हम जून जुलाई खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। खरीफ, खरीफ की फसल। और इसमें कौन कौन सी खरीफ की फसल में आते हैं? खरीफ की फसल में अधिकतर जो आते हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, ये आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि चावल, चावल, ज्वार, ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, और तुम्हारा कल लिखेंगे चावल, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली, जूट, जूट, मूंगफली,
जूट, मूंगफली, ये सीमा आती है। ठीक है दोस्तों, ये सबका बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलते हैं, मिलने से गंगा नदी बनती है? कहाँ पर? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग? तो ये उत्तराखंड में स्थित है देवप्रयाग। तो हमारा ऑप्शन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसमें। जो भागीरथी नदी निकलती है वहाँ से, इधर से आकर ये अलकनंदा नदी दोनों आके मिलते हैं, वो देवप्रयाग में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग। इधर से तो आ गई अलकनंदा और इधर से आई भागीरथी नदी, और आकर किसका नाम पड़ गया? गंगा का। किसका नाम पड़ा? गंगा। इससे पहले जो नदी थी ये क्या कह रही थी? भागीरथी। ये अपनी अलकनंदा, इन दोनों का मिलन हुआ देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में मिलकर ये क्या बन गई? गंगा। नाम आ गया गंगा का। ठीक है दोस्तों, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, इसके बारे में और भी क्वेश्चन हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी, सबका एनालिसिस करेंगे। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल से हम किस चीज़ की वायु दाब को नापते हैं, या तापमान को नापते हैं, या ध्वनि को का मापन करते हैं, या गहराई का मापन करते हैं? तो डेसिबल से हम किस चीज़ का मापन करते हैं? तो डेसिबल से अधिकतर आपको ही पता है, हमें ही पता है कि डेसिबल से जो मापन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ध्वनि का मापन करते हैं। आपको ही पता है ध्वनि की तीव्रता को जो मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है, यानी कि डीबी में नापते हैं। आपको ही पता होगा ना किस में मापते हैं? डीबी में मापते हैं। और यहाँ से मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि इसकी जो इकाई है वो डीबी इकाई होती है, और कितने मनुष्य के लिए कितनी अधिकतम ध्वनि कितनी सही हो, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि जो होती है वो हानिकारक होती है, वो 80 डेसिबल से, ध्यान रखेंगे, 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? हानिकारक होती है। इस बात को ये लिख लेंगे जरूर, 80 डेसिबल। ठीक है, ध्वनि वो चाहे क्वेश्चन याद रहे, ये जरूर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेंगे इसको, ये ध्यान रखेंगे इस वाले बात को। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो अब कानूनी अधिकार बन गया, ये तो है नहीं। समानता का अधिकार, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर सही आ रहे हैं। तो क्या है आपका डी आंसर? संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, आर्टिकल कितना बनेगा? अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल बनेगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो कह रहा है, अनुच्छेद 32 कह रहा है कि जो इन्होंने कहा है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। किसको कहा है संविधान की आत्मा? आर्टिकल 32 के लिए कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। ठीक है, अब इसमें जो है जो 32 जो अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यहाँ से थोड़े से मैं आपको रोक के पेंसिल निकाली, डॉट अपना नोटबुक पेंसिल में इस चीज़ को मेरे भाई और बहन मेंशन जरूर कर लेंगे। जो इन्होंने मतलब ये मूल अधिकार जो बताया था संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार, यानी कि संविधान की आत्मा का है आर्टिकल नंबर 32 को, इन्होंने इसमें 5 प्रकार, यहीं से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने जो कहा यहाँ पर कितने प्रकार की रिट जारी करी है, यहाँ पे संवैधानिक उपचार के अंतर्गत 32 जो है, इसमें कितने प्रकार की रिट जारी हुई है, यहाँ पर से आप इन अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए कितने प्रकार की रिट दे सकते हो? तो वहां पर 5 प्रकार की जरूर लिखेंगे, 5 प्रकार की रिट। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, अभी पीछे भी पेपर हुआ है कि आप कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हो। संविधान की आत्मा तो कहा है आर्टिकल 32, और 32 में हम कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी से कर सकते हैं, तो उनको लिख लेंगे। नंबर 1 कर सकता है, नंबर 1 लिखो। मेरा थोड़ा पेन खराब है इसलिए थोड़ी राइटिंग नहीं आ रही ना, मैं ढंग से लिख पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 लिखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या लिखेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख लेंगे, मेरा पेन नहीं चल पा रहा है ढंग से। बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं चल पा रहा है मेरा, देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये हो गया। दूसरी रिट जो होती है उस रिट को लिखेंगे नंबर 2 परमादेश।
बहुत इंपॉर्टेंट है परमादेश। नंबर 3 लिखेंगे आप प्रतिषेध, प्रतिषेध ये जरूर लिखेंगे, प्रतिषेध, प्रतिषेध। और अगला है उत्प्रेक्षण, 4 नंबर है, सॉरी इसके लिए ये है बेटा 4 नंबर है उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण। ठीक है दोस्तों, उत्प्रेक्षण। और 5 नंबर की जो रिट जारी होती है आर्टिकल 32 के अंतर्गत अधिकार प्रक्षा, क्या होती है? अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्रकार की रिट जारी होती हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। नंबर 2 मैं शुरू से फिर बोल देता हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जिसमें कि आर्टिकल 32 में भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो इसके लिए आप जरूर लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं। देखो ये आया क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 8। आप बताइए, यस, किस राज्य में स्टेचू ऑफ बिलीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेचू ऑफ बिलीव का उद्घाटन किया गया है? यस, जल्दी बताइए दोस्तों, स्टेचू ऑफ बिलीव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? स्टेचू ऑफ बिलीव। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राजसमंदर यानी कि राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर गुजरात में किया गया है। आप जल्दी फास्ट बताइए दोस्तों कि इसका कहाँ कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, जल्दी बताइए फास्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। बस लगे रहो, बस सफलता तो मिलेगी, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। यस, ऑप्शन नंबर बी। यस, कौन कह रहा है? यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। राजसमंदर राजस्थान, राजसमंदर राजस्थान। बस राज, रैसे राज और ऐसे राजस्थान, तो राजसमंदर राजस्थान में उद्घाटन किया गया है स्टेचू ऑफ बिलीव। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेंगे, स्टेचू ऑफ बिलीव, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेचू ऑफ बिलीव, स्टेचू ऑफ बिलीव। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे कि राजस्थान जिले के राजसमंदर में, ठीक है, राजस्थान का जिला है राजसमंदर, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के राजसमंदर जिले में भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, भगवान किसकी, अगर ये पूछता है स्टेचू ऑफ बिलीव में अब सबसे ऊंची किस भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा का आवरण किया गया है, तो वहां पर भगवान शिव की प्रतिमा का, उसकी भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? राजसमंदर राजस्थान में, स्टेचू ऑफ बिलीव का। कहाँ पर? स्टेचू ऑफ कौन से भगवान का? भगवान शिव की प्रतिमा का है, विशेष रूप से, है ना, क्या विश्वास उसका। अब स्टेचू ऑफ बिलीव का मतलब क्या होता है? क्या विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है इसका, क्या? विश्वास स्वरूप, विश्वास स्वरूप। मेरा पेन नहीं चल रहा है दोस्तों, ये इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, कल मैं इसको देख लूँगा थोड़ा सा, मेरा बस पेन बहुत ख़राब चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, वो ढंग से चल नहीं पा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को है ना स्टेचू ऑफ बिलीव भी कहते हैं। दूसरा नाम अगर हिंदी में अगर बिलीव ना कहे तो ये कहे ना विश्वास स्वरूप नाम किस प्रतिमा के लिए अनावरण के लिए दिया है? भगवान शिव की प्रतिमा। कहाँ पर? राजसमंदर में। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कितनी है इसका भी लिख लेंगे। चलो ये 369 फुट, 369 फुट। किस जिले में? राजसमंद जिले में। कहाँ पर? राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों जरा सी मेरी मेहनत आपके लिए लग रही है कि हाँ मैंने कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हाँ हैं, तो मेरे प्लीज़ बहन भाइयों लाइक शेयर कर देना, ठीक है। ये है कि आपसे इन चीज़ों से क्या है, मतलब आप करके थोड़ा सा बस मोटिवेशन आगे करने की, थोड़ा बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को छांटना, देखना, फिर बनाना पीडीएफ, और फिर उसमें सीडीपी, बहुत टाइम लग जाता है, फिर पीपीटी तैयार करना बहुत। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में चर्चित रहा उद्भव उत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ये अभी के क्वेश्चन हैं जो करंट के भी इसमें लिए गए हैं, मैंने करंट भी लिए मैंने इसमें।
हाल ही में चर्चित रहा उत्सव उद्भव उत्सव 200 कहाँ पर इसका आयोजित किया गया है? 222 का बताइए दोस्तों, यानी कि यस, ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, और ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर ओडिशा, या ऑप्शन नंबर डी कन्नौज मध्य प्रदेश। बताइए। यस, तो ये यहाँ पर इसका किया गया है। यस, वेरी गुड, ग्वालियर मध्य प्रदेश, वेरी गुड, ग्वालियर मध्य प्रदेश। उद्भव उत्सव 2022 उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में किया गया है, और ये 5 दिवसीय एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत का उत्सव था। ध्यान रखेंगे, कौन कैसा उत्सव था ये जो उत्सव है, ये उत्सव है कि मतलब एक 5 दिन चलने वाला है, और अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश की संगीत नृत्यकाएं यहाँ पर आएंगी ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश में, और अपना जो अपनी प्रतिभा को दिखाएंगी। इस उत्सव में आयोजन जो जीवाजी विश्वविद्यालय, यहाँ और ध्यान रखेंगे कौन से विश्वविद्यालय में, जीवाजी विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय में है, सिंधिया कन्या विद्यालय ने संयुक्त रूप से किया है इसका अंदर। सही है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में कौन कौन से देश आ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पे आ रहा है ताइवान, किर्गिस्तान आ रहा है, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका। ये इधर दोस्त मतलब देशों के, ये इतने देशों के क्या आ रहे हैं, कलाकार और नृत्यकाएं आ रही हैं, वहां पर इनका सबका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, ये 2 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। स्टेचू ऑफ बिलीफ, राजसमंद राजस्थान, भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा का आयोजन। हाल ही में चर्चित रहा उद्भव उत्सव कहाँ पर है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत से सबसे लिया गया है, कहाँ से, विश्वविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय में, सिंधिया कन्या विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रूप पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए SBI, RBI, HDFC, PNB। बताइए कौन सी, किस बैंक ने की है दोस्तों, जल्दी बताइए, क्वेश्चन आज ज़्यादा है तो हमें तो अब व्याख्या थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये RBI, ठीक है, कौन सी है, RBI, ठीक है दोस्तों, कौन सी है, ये RBI है, और RBI के द्वारा इस चीज़ का किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। बताइए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम या उड़ीसा। यस, बताइए, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, तो किस राज्य में है दंपा टाइगर रिजर्व, ये जो है किसमें, मिजोरम, वेरी गुड, मिजोरम राज्य में है, बहुत अच्छे, मिजोरम राज्य में इसको बनाया गया है दंपा टाइगर रिजर्व, भारत में मिजोरम राज्य में है। और ये इसका बस ये लिख लेंगे कि कब बनाया गया था, 1994 में, 1994 में बनाया गया, जो टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार आया है, यूपी टेट में तो कई बार आया है, सुपर टेट में भी आया है ये वाला क्वेश्चन, DSSB में भी आया है, और सी टेट में भी कई बार आया है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो यस, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी बताइए। वेरी गुड, यस, हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ था ये, तो इसको अब इसका नाम जो क्या रखा गया था, अब हेली राष्ट्रीय उद्यान उस समय 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था इसका नाम।
कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में है। अब जब इसका उसके बाद में इसका नाम क्या रखा गया? अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। और ये कौन से जिले में है इसके? ये है उत्तराखंड का नैनीताल जिला। नैनीताल जिले में इसका नाम जो रखकर क्या कर दिया था, इसका नाम हेली से बदलकर, हेटली राष्ट्रीय उद्यान से बदलकर 1934 में इसका नाम रख दिया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। संयुक्त प्रांत के गवर्नर जनरल ने इसको घोषित करा था, ठीक है। उस टाइम संयुक्त प्रांत था हमारा ये, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और इसका जो मतलब वहाँ उस समय जो उसका करा था, इसका जो नाम गवर्नर कौन थे? मेलकम हेली, ध्यान रखेंगे ये। मैं लिख देता हूँ, मेलकम हेली, मेलकम हेली, ठीक है दोस्तों। तो उन्हीं के नाम पर रख दिया था, हेली नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय और दुनिया का तीसरा, ये बात और ध्यान रखेंगे, भारत का पहला और दुनिया का तीसरा, भारत का पहला, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क बना। और अब आके उसके बाद में वो पहले यानी कि 1957 में इसका नाम क्या आ गया था, जो मैंने अभी बताया आपको, बताइए। 1957 में इसका पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया, ठीक है दोस्तों। और बात आती है 1973 में, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की। ये अभी इस जस्ट यूपी टेट में ही वाला क्वेश्चन आया है, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। यूपी टेट में देख लेना, अगर मेरे विश्वास ना हो तो ये वाला आया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। उसमें पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर, तो यहीं पे अधिकतर गलत हुआ था। 1972 करके आए थे अधिकतर लोग। तो क्या है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या, अब इसका नाम क्या है जो वर्तमान में इसका नाम? रामगंगा नेशनल पार्क। राम, मेरा दोस्तों पैर नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा बस क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। रामगंगा नेशनल पार्क अब लिख लेंगे, मैं सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा अब बता देता हूँ आपको। 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। वेरी गुड। ये किसके नाम पर पड़ा था? ये गवर्नर थे उस टाइम, कौन थे? जो कि हमारा जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही राज्य था, उसका नाम उस समय उस स्थिति में, उस समय जो नाम था वो संयुक्त प्रांत नाम था। और इन दोनों प्रांत के जो गवर्नर का नाम था वो है मेलकम हेली। और मेलकम हेली ने जब इसका राष्ट्रीय घोषित किया था, जैविक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था 1936 में, तो उस समय तो इसका नाम हो गया था राष्ट्रीय हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया था। फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा, जो कि 1957 में। और ये विश्व का, दुनिया का मतलब भारत का पहला और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या बना? पार्क बना, जिसका 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। और 1973 में इसी को यहीं से ही 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ये लिख लेंगे, सारी जानकारी एक ही था, इतनी सारी जानकारी इसमें। अगला क्वेश्चन है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाने के दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे है क्वेश्चन है हमारे, भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह की योग्य न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 21 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो लड़के की और लड़कियों की, यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग करता है, पहले लड़कियों कर देगा फिर लड़के की। तो ऐसे ध्यान रखना, पहले पूछ किसका रहा है, लड़की की पूछ रहा है या लड़के की पूछ रहा है? तो लड़के की 21 और लड़की की 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर रोगाणु
रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। या इसमें और भी ऑप्शन है क्या? हाँ, कम तापमान पर भोजन की कमी का तत्व घट जाता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसको तो छोड़ो, आगे देखते हैं। इसमें बताइए जल्दी से कौन सा होगा कि रेफ्रिजरेशन में कुछ ऐसे रसायन होते हैं। रसायन तो यार ऐसे कुछ नहीं होते। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु तापमान पर रोगाणु कम तापमान में नष्ट नष्ट नहीं होते हैं, वो केवल निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आप एक अध्यापक हैं, आलू चावल ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा भी लेते हैं, तो आप बताइए क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? विटामिन के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, या प्रोटीन के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, या लवण के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं? जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड। आलू चावल ब्रेड शक्कर, सीधी बात, कहाँ इंडिकेट कर रहे हो आप? कार्बोहाइड्रेट की तरफ इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये क्या है? प्रोटीन से किस कमी की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? विटामिन किस कमी से रोग क्या कौन सा रोग होता है बताइए? क्वाशरकोर रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की, विटामिन की? प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कांसा यानी ब्राउन्स दो धातुओं का मिश्रण है। जो ये दो धातुएं हैं कौन कौन सी बताना है आपको। तांबा और टिन है, तांबा और लोहा यानी आयरन है, एल्यूमिनियम और टिन है, या तांबा और जस्ता है? बताइए। तो इसमें आप टाइम नहीं लगेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तांबा और टिन, वेरी, क्या हो जाएगा? तांबा और टिन, इन दोनों धातुओं से मिलकर जो बनता है वो कांसा यानी ब्राउन्स बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तांबा और चांदी, चलो मैं और बता देता हूँ। तांबा और चांदी, तांबा और चांदी, तांबा और चांदी से मिलकर जो बनता है उसको लिख लेंगे स्टोलिन। स्टोलिन जो बनता है, स्टोलिन जो बनता है वो बनता है तांबा और चांदी से, यानी कॉपर और सिल्वर से मिलकर जो बनता है वो बनेगा आपका स्टोलिन। और तांबा और जिंक से, यानी कि कॉपर और जिंक, तांबा और जिंक से इससे बनेगा पीतल। ठीक है, पीतल का निर्माण किससे होगा? तांबा जिंक से पीतल बन जाएगी, तांबा चांदी से स्टर्लिंग बन जाएगा, और तांबा कांसा और तांबा मिलकर क्या बन जाएगी? आपका ब्राउन्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी के अंदर नहीं आने देता। हवा यानी बर्फ की दीवारें के बीच में मौजूद हवा अंदर गर्मी के बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है या अन्य सामग्री की कीमत की अधिक होगी? ध्रुवीय क्षेत्रों पर केवल बर्फ ही उपलब्ध है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में नहीं मिलती है। ठंडी हवा और पानी अंदर नहीं आने देता, तो कोई मतलब नहीं है। कि बीच में मौजूद जो अंदर यानी जो दीवारें मोटी होती हैं इसकी जो जिससे बनाई जाती है, गर्मी बाहर नहीं जाने देता, इसका ये सही है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वत में हैं। किस पर्वत में? विंध्याचल पर्वत में, अरावली पर्वत में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में? जल्दी बताइए। आप कहाँ से जा रहे हो? आप अहमदाबाद यानी गुजरात से केरल की तरफ जा रहे हो, दक्षिण की यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हो, तटीय भाग की तरफ। तो आप कहाँ, किसका सहारा, कहाँ पे जाओगे आप बताइए? किसका सहारा, किस में? तो कौन सा? वेरी गुड, पश्चिमी घाट। कौन सा आएगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का सही है। अब बात आती है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर देते हैं। विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है बताना भाई दोस्तों। विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित स्थित है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, उत, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत, यही बात ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत, कहाँ? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली
विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में आती है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। पश्चिम घाट कहाँ पर है? आपको पता है, पश्चिम घाट का अभी बता ही दिया है। तो पश्चिम घाट कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसीलिए इसको का समुद्र तट पर स्थित है ना। पूर्वी घाट कहाँ पर स्थित है बताइए? वेरी गुड। अगला है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मंगलौर को मुंबई से, कोच्चि को गोवा से, कोलम को कोझिकोड से, या अलपुझा को मंगलौर को। किस किस को किससे जोड़ती है? जो कोंकण रेलवे है ये किसको किससे जोड़ती है, जल्दी बताइए दोस्तों। यस, 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 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि मंगलौर को मुंबई से जोड़ती है कौन? कोंकण रेलवे। मंगलौर और मुंबई, मंगलौर टू मुंबई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जोड़ती है। कितनी किलोमीटर की यात्रा है? 741 किलोमीटर की रनवे है, इसको पूरा करते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इतने राज्यों से होकर ये गुजरती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। किसमें अपचयन होता है बताइए दोस्तों? जल का NADP में, या NADPH2 का CO2 में, या CO2 का NADPH2 में, या कार्बन डाइऑक्साइड का जल में? किसमें किसका होता है? तो मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेने के हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा, बताइए बताइए। यस। हाँ। यस। वेरी गुड। वेरी गुड। इसमें जो आएगा NADPH2 का CO2 में, सॉरी इसमें होगा जल का NAD सही है, NADP में H2O का, यानी कि जल, और इन दोनों का। ठीक है दोस्तों, इसको पूरा समझा देंगे, बता देंगे। अभी थोड़ा बहुत लंबी वीडियो, 40 मिनट से ज़्यादा की तो। यस, अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। सौंफ में बीज होता है, काली मिर्च में बीज होता है, गेहूँ एक बीज है, साबूदाना हमारा आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जल निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है बताइए? जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। छानना, क्लोरीन की गोलियां, फिटकरी, या उबालना। तो यहाँ पर आएगा हमारा क्लोरीन की गोलियां। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखो, क्लोरीन की जो गोली होती है फिटकरी में डालने, यानी कि क्लोरीन की गोली या फिटकरी का पानी में डालने से, ये पानी क्या होता है, उबलने या उबालने से संक्रमण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो क्या, असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। तो क्लोरीन की गोली नहीं है। सही है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये तो सब सहायक है ना, वो का ना, ये वाली सहायक नहीं है। यस, क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? 1981 में, 1972 में, 1973 में, 1985 में? अभी बताया 19, वेरी गुड, 1973 में 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों की थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? ए, ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्रित करने के लिए, विभिन्न प्रकार के आश्रयों का चित्र साझा करने के लिए, विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों का पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। कौन सी थीम है जो कि, यस। अगला है, देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत करना। अरे ये तो हो ही नहीं सकता।
दूसरा वाला है कि बी वाला कह रहा है आश्रयों का चित्र को साझा करना, वो वाली बात ही नहीं है। ये कह रहा है विभिन्न मकान निर्माणों का स्थलों पर जाना, उपरांत उनके विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने वाली बात आ गई, ये बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार के घर को चित्र बनाना कि इसका इतना वो समझ नहीं पाएंगे, मतलब जब खुद क्रिएटिविटी होंगे, खुद लगाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों। आगे, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, भूमिका निर्वाह के द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, प्रदर्शित एवं गृह कार्य के द्वारा। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही है। यस, तो देखो प्रदर्शन इसका मतलब नहीं होता, भ्रमण हमारा क्षेत्र भ्रमण देखते हैं, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद बिल्कुल करते हैं। निर्वाह, भूमिका निर्वाह का मतलब इतना नहीं होता। बी सी कहीं है, बी बी है, सी भी है, और ए भूमिका निर्वाह, यस वेरी गुड, भूमिका निर्वाह करेंगे क्योंकि भूमिका निर्वाह के द्वारा, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर हमारा। क्यों कि विद्यार्थियों के बीच संवाद तो बिल्कुल सही होगा, संवाद होगा तो भूमिका निभाई जाएगी, भूमिका निभाई जाएगी तो क्या होगा, क्षेत्र भ्रमण भी होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के अध्यापक आयनन एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। जो एक अध्यापक है आयन की एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, इस क्षेत्र भ्रमण में कौन से प्रतिक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा बताइए। वर्गीकरण और प्रयोग करने को मिलेगा, वर्गीकरण करना मिलेगा और प्रयोग करने को मिलेगा, या संप्रेषण या चारों की पहचान होगी, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण होगा, नक्शा बनाना या मापन होगा, क्या होगा बताइए। यस, वर्गीकरण या प्रयोग करना तो लाइब्रेरी का काम हो जाएगा, संप्रेषण चारों की खोज, इसका जल्दी बताइए। वेरी गुड, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और मॉडलों का निर्माण करने में उसको सहायता में, नक्शा मापन तो वहीं पे कर लेगा जब वो वहाँ पे जा रहे हैं हम उनको ले करके, तो क्या क्या होगा, उन प्रतिक्रियाओं से कौशलों का निर्माण होगा। अवलोकन ऑब्जर्वेशन करेंगे और उन मॉडलों का निर्माण, संप्रेषण क्रिया तो वहाँ भी कर सकते हैं जब वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ इतना नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि वो क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे और मॉडलों का निर्माण कर सकते हैं वहाँ पर जाके। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकार पर उसे चुनिए जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र गांवों में रहने वाले लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंबे पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और घास फूस वाले ढालू छतों के कटीली झाड़ियां बनती हैं, कौन सा वाला सही है। यस, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, आपको पता है और मुझे भी पता है, क्वेश्चन बता आपको तो पता ही है। बांस के खंबे पर बने ढालू छत वाले, जहाँ पर बांस के खंबे जो होंगे, कहाँ पर अधिकतर आपको भी पता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि असम राज्यों में ये घर इस तरीके बने हुए होते हैं। और मिट्टी घास फूस के छत जो ये बने हुए होते हैं, ये राजस्थान के अंदर बने हुए होते हैं। सपाट छत पत्थर वाली लकड़ी के बने हुए होते हैं, ये आपके कहाँ जम्मू कश्मीर साइड, लद्दाख साइड में बने हुए होते, सॉरी मनाली साइड में बने हुए होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सा साल नहीं हुआ जिसमें कि ईवीएस इसमें सी टेट में ये आया ना हो। कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए, केवीएस का भी उठा के देख लीजिए, उसमें आया हुआ है, डी ट्रिपल एस बी का उठा के देख लीजिए, उसमें भी आया हुआ है। बताइए दोस्तों, केरल आंध्र प्रदेश गुजरात, केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र, कर्नाटक उड़ीसा महाराष्ट्र, कर्नाटक तेलंगाना गुजरात की मतलब कौन सा समूह संगम के तट पर स्थित है। कौन से राज्यों का समूह है जो कि स्थित है। तो देखो, केरल तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये किस समूह में आते हैं, अरब सागर के तट पर स्थित हैं। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये जो हैं आपके किस में हैं, अरब सागर के तट पर स्थित हैं, सही है। और अरब सागर के हिंद महासागर का, अब मैं आप थोड़ा सा इसमें अरब सागर की बात आ गई और हिंद महासागर की बात। उत्तर में इसके क्या है, जो कि इसके उत्तर में आएगा पाकिस्तान, ईरान और ओमान की खाड़ी आ जाएगी। भारत क्या है, एक भौगोलिक विस्तार वाला क्षेत्र है। इसके उत्तर में क्या है, हिमालय है, सही है।
तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इसमें क्या आएंगे, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और कौन से सागर में है, अरब सागर में। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियों, आंवला, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियां, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जी का मतलब क्या हो गया, पालक। आंवला का मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा गुड़ कहाँ हो गया। क्या इन सब में क्या चीज़ मिल रही है, इन सब से क्या मिल रहा है भैया, एनीमिया से है, मलेरिया से, बुखार से है, या मियादी बुखार से है। यानी कि रोगी को होना चाहिए पीड़ित किससे, एनीमिया। वेरी गुड, एनीमिया से। तो मलेरिया मच्छर से बुखार भी नहीं हो सकता, बुखार होगा इससे, मलेरिया से, मियादी बुखार भी से। तो ये तो तीन चीज़ें एक में होगी, तो एनीमिया इसका करेक्ट आंसर। तो नमस्कार दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जो हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है। वेरी वेरी थैंक यू फॉर माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कर देना। अब 12 बजने वाले हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। भगवान करे आपका दिन शुभ हो, आपके जो अरमान हैं जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट भगवान पूरा करें। थैंक यू वेरी मच।